Hello everyone, welcome back to an Academy Judiciary World. सो टुडे आज जो है हम करने वाले हैं एमपी अकोमोडेशन का लास्ट पार्ट कंप्लीट। यस, जो टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एमपी अकोमोडेशन के, उसका आज लास्ट पार्ट है। सून वी विल वाइंड इट अप। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के सेशन में अब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। जिसके भी लास्ट प्रीवियस 3 जो पार्ट्स है वो मिस हो गए हैं, काइंडली गो एंड वॉच ऑन द चैनल अन अकेडमी जुडिशरी वर्ल्ड। सो बिफोर आई स्टार्ट, एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है आप सभी के लिए। देखिए, यू आर हैविंग कंप्लीट बैच ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसी के साथ साथ दिल्ली का एक मेंस का बैच भी अवेलेबल है करंटली। यूपी लोकल लॉज का बैच है। 25 ऑफ दिसंबर से जो है कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच फतेह बैच स्टार्ट हो चुका है, और साथ में जीके जीएस का एक बैच है बाय सिद्धार्थ दुबे सर। ये सारे बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं द मंथ ऑफ दिसंबर। तो आप सभी याद रखें, सभी ध्यान रखें और जल्दी से एनरोल कर लें सभी बैचेस में। चलिए तो क्विकली स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। व्हेन डिड एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 बिकम एप्लीकेबल? ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट था उसमें स्किप कर दिया था, तो आई थॉट ऑफ एडिंग दिस राइट नाउ। सो टेल मी द आंसर। yes, the correct answer to this question is 30th December 1961. वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत क्विकली करेंगे हम। A dal mill is not an accommodation within the meaning of section 2A of the act. It was so held in. दाल मिल जो है इसको अकोमोडेशन नहीं माना गया है एज पर सेक्शन 2A। ये बात किस केस में हेल्ड हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत सारे केसेस नहीं आते एमपी अकोमोडेशन में, तो ध्यान रखें। जो है एक दो केसेस वो आप सभी को याद रहना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज उत्तम चंद वर्सेस एस एम लालवानी। काफी इंपॉर्टेंट केस है, नोट डाउन कर सकते हैं आप सभी। आपकी जो बेरेक्ट है वहीं सेक्शन 2A के सामने लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज the accommodation let for residential purposes required bona fide by a religious institution exempted under section of 3 of MP Accommodation Control Act for occupation as a residence for itself। एक जो कि एक अकोमोडेशन है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया हुआ है। अब उसको इसकी रिक्वायरमेंट क्या है भाई? रिलीजियस पर्पसेस के लिए रिक्वायरमेंट है, जो कि एग्जेम्प्टेड है ऑलरेडी, सेक्शन 3 के अंदर एग्जेम्प्टेड है। तो अब क्या किया जाएगा? तो उसके लिए आंसर क्या होगा? क्या आंसर होना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज एज सच कोई भी प्रोविजन इस केस में नहीं दिया गया है अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर में इस सिचुएशन को लेकर, इस चीज के लिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए जो है एज सच कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नोटिस अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 1 फॉर इंक्रीज इन रेंट कैन बी डिलीवर्ड। अगर जो रेंट है उसको इंक्रीज किया जाना है बाय द लैंडलॉर्ड, तो नोटिस कब दिया, किसको दिया जाएगा? वो जो नोटिस दिया जाएगा टू द टेनेंट कि भाई अब हम जो है रेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो ये नोटिस किसको दिया जाएगा? सी, yes, the correct answer to this question is to tenant or his family members or servants at his residence। किसी को भी दिया जा सकता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि सर्वेंट्स को नहीं दिया जा सकता। टेनेंट या उसके फैमिली मेंबर्स या सर्वेंट्स उसको रेसिडेंट पे दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कैन नॉट फॉर्म ग्राउंड ऑफ एविक्शन ऑफ दी टेनेंट? यहाँ 4 ग्राउंड दिए गए हैं, सेक्शन 12 में ग्राउंड ऑफ एविक्शन दिया गया है, तो इनमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है? अगर टेनेंट को निकाला जाना है तो इनमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है? ध्यान रखो, हमेशा मैंने कहा है नॉट इज अ रेड अलर्ट। ठीक है, yes, so the correct answer is use of a portion of his accommodation as his office। अगर कोई सा भी पोर्शन जो है इस तरह से यूज किया गया है, जैसे कि वो जहां पर वो रह रहा है सामने वाला व्यक्ति, उसका कोई हिस्से को अगर ऑफिस की तरह यूज कर लिया गया तो दैट विल नॉट बी अ ग्राउंड। न्यूसेस ग्राउंड होगा, डिस्क्लेमर ऑफ द टाइटल बिल्कुल ग्राउंड होगा, साथ ही साथ में मटेरियल स्ट्रक्चर ऑल्ट्रेशन, ये सभी ग्राउंड्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट द लैंडलॉर्ड गेट्स एंटाइटल्ड टू गेट द हाउस वेकेटेड फ्रॉम द टेनेंट इफ इट डिड नॉट यूज इट कंटिन्यूसली फॉर। अगर एक टेनेंट जो है कंटिन्यूसली कितने समय के लिए जो है अकोमोडेशन को यूज नहीं कर रहा, तो ये ग्राउंड बन जाएगा लैंडलॉर्ड के लिए कि उसको वो खाली करवा सकता है, एविक्शन करवा सकता है। तो यस, 12, 3, 6 या 9 मंथ्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, द करेक्ट आंसर इज 6 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 महीने तक अकोमोडेशन यूज नहीं किया गया है बाय द लैंडलॉर्ड, तो जो है बाय द टेनेंट, तो लैंडलॉर्ड उसको खाली करवा सकता है। नेक्स्ट, अंडर विच प्रोविजन ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अ सूट कैन बी फाइल्ड फॉर एविक्शन ऑन द ग्राउंड दैट द accommodation has become unsafe or unfit for human habitation
and is required bona fide by the landlord for carrying out repairs which cannot be carried out without the accommodation being vacated. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया बेसिकली कि भाई लैंडलॉर्ड का क्या मानना है, एविक्शन का ग्राउंड बोला गया है कि भाई अब जो अकोमोडेशन है वो अनसेफ हो चुका है, अनफिट हो चुका है, वहां पर किसी के लिए रहना सेफ नहीं है। अब उस पर जो रिपेयर वर्क करवाना है उसके लिए उसको खाली करवाना बहुत जरूरी है। तो ये ग्राउंड किस 12 के किस क्लॉज में दिया है, 1D 1E 1F या 1G? 12 अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से सभी लोग पढ़ लें। सारे ग्राउंड्स किस किस क्लॉजेस में कवर हो रही है सभी को सभी पढ़ लें सब स्टूडेंट्स। यस द करेक्ट आंसर इज 12 1G में ये ग्राउंड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इज अ टेनेंट इन अ शॉप ऑफ लैंडलॉर्ड ए सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ ग्वालियर फॉर द लास्ट 11 years. Court has passed a decree for eviction. What compensation shall be paid by landlord? बहुत बहुत एक इलस्ट्रेशन बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है बट काफी इंपॉर्टेंट है। बी एक टेनेंट है जो एक शॉप में लैंडलॉर्ड एक है जो कि ग्वालियर में पिछले 11 साल से वो शॉप चला रहा है। अब कोर्ट ने एविक्शन की डिग्री तो पास कर दी है लेकिन 11 साल मतलब 10 साल से अगर ऊपर हो जाता तो कितना कंपेंसेशन दिया जाता है एविक्शन के लिए, क्योंकि अब ये नॉन रेसिडेंशियल पर्पस हो गया, शॉप रन कर रहा था वहां पर वो। यस द करेक्ट आंसर इज डबल अमाउंट देना पड़ेगा जो भी एनुअल स्टैंडर्ड रेंट होगा उसके एविक्शन के लिए, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं गुडविल क्रिएट कर ली है वहां पर अपनी ना, 11 साल हो गए। तो यस डबल द अमाउंट ऑफ एनुअल स्टैंडर्ड रेंट। नेक्स्ट, if a tenant under MP Accommodation Control Act 1961 Section 13 Clause 1 fails to deposit or pay any amount as required by this section, the court may order the defense against eviction to be struck out under which section of the act? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टेनेंट ने जो है डिपॉजिट पे नहीं किया, जो भी अमाउंट कोर्ट ने बोला है वो नहीं किया, तो जस्ट उसका जो डिफेंस उसको स्ट्रक आउट उसको हटा दिया जाएगा। ये किस सेक्शन में बोला गया है? 1 2 3 या 6 कौन से क्लॉज में? 13 तो मेंशन हो गया। चलो yes, the correct answer to the question is 13 clause 6. Very good. Next question, under which section of the MP Accommodation Control Act it is provided that subtenant to be tenant in certain cases? कब बोला गया, किस सेक्शन में बोला गया है सब टेनेंट जो है वो टेनेंट माना जाएगा कुछ केसेस में? yes, very good, very good. The correct answer is section 16. बिल्कुल सही। Next question, provisions regarding recovery of possessions in case of tenancies for limited period is provided. कुछ लिमिटेड समय के लिए पहले से डिफाइंड है भाई कि इतने समय के लिए ये टेनेंसी दी जाएगी। 18 19 20 या 21 डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। यस द आंसर इज सेक्शन 19। सेक्शन 19 में लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की बात की गई है। नेक्स्ट, प्लेंटिफ लैंडलॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सूट accommodation is a company. The defendant was an employee of the company to whom the suit accommodation was let for use as residence. Defendant ceased to be in employment of the landlord company. The accommodation is required for the use of other employees of the company. In such a case, for eviction of the defendant, which provision can be invoked? भाई अब डिफेंडेंट जो है वो एम्प्लॉय नहीं रहा, ठीक है, उसको खाली करवाना है, तो कितने मतलब किस सेक्शन में ये प्रोविजन दिया है? क्योंकि कंपनी को अब रिक्वायरमेंट है दूसरे एम्प्लॉयज के लिए। यस द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 20। अगेन सेक्शन 20 का ही क्वेश्चन है डायरेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आने से पहले रिमाइंडर आ गया भाई, 25 दिसंबर से जो है ये बैच स्टार्ट हो चुका है, फतेह बैच, जिसमें आप मल्टीपल स्टेट्स की तैयारी एक ही जगह पे कर सकते हो बाय तनसुख पालीवाल सर। जल्दी से ज्वाइन कर लें जो भी अलग अलग स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं। दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीवन। नेक्स्ट इज अबाउट दी सीआरपीसी बैच। सीआरपीसी बैच भी बाय अनिल खन्ना सर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें डिटेल में आप सीआरपीसी को पढ़ सकते हो, वीकली टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। You can use my code madhu11 to join any of the batches and to avail the benefits, discount offers सभी को अवेल करने के लिए आप मेरा कोड madhu11 यूज कर सकते हैं। चलिए, who can allot accommodation under section 2 of section 39 of accommodation act? देखिए 39 क्लॉज 2 के अंदर में कौन अलॉट कर सकता है अकोमोडेशन? कलेक्टर, ऑथराइज्ड ऑफिसर, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, आइदर ए और बी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस द करेक्ट आंसर आइदर ए और बी। कलेक्टर भी कर सकता है और ऑथराइज्ड ऑफिसर भी, दोनों कर सकते हैं अंडर 39 क्लॉज 2। नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजन ऑफ अलॉटमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसीज प्रोवाइडेड। इमरजेंसी के टाइम पे जो है अकोमोडेशन अलॉट करने की जो बात की गई है वो कौन से सेक्शन में की गई है? 40, 40A, 41 या 352(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
इमरजेंसी के टाइम पे अकोमोडेशन अलॉट करने की बात हो रही है। यस, द करेक्ट आंसर इज 40A। बहुत, इसको 5 स्टार देना चाहूंगी मैं इस क्वेश्चन को। चलो 3 में काम चला लो अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेनेंसी ऑफ एनी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड एकोमोडेशन अंडर सेक्शन 40A shall terminate on the expiry of period of dash from the date the proclamation of emergency ceases to be in force। अब इमरजेंसी की बात हो रही है। इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर इमरजेंसी के टाइम पे अगर अलॉटमेंट मिला हुआ है, ठीक है, इमरजेंसी सीज होने के बाद कितने समय के अंदर जो है जो अकोमोडेशन है वो सीज हो जाएगा? Yes, the correct answer to this question is 1 year. Very good. 1 year is the correct answer. Next, the period within which a person who has been allotted an accommodation by virtue of his office shall vacate such accommodation within a period of 7 days from the date on which he ceases to hold office। 7 दिन का तो इनने बता दिया कि भाई जैसे ही आपका सीज आप करना सीज कर देते हो ऑफिस होल्ड करना, उसके बाद 7 दिन के अंदर खाली करना है। लेकिन उस टाइम को एक्सटेंड कर दिया जा सकता है बाय द कलेक्टर। कितना और बढ़ाया जा सकता है? 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 या 6 मंथ्स? द करेक्ट आंसर इज 4 मंथ्स। यस, 4 महीने और उसको बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन। इफ अ लैंडलॉर्ड रिसीव्स एनी रेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट as fixed by the rent controlling authority he shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to। अगर लैंडलॉर्ड ने जो है एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट ले लिया तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? कितने समय का जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट उसको भुगतना पड़ेगा? 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर या 1 मंथ? अब ये पूरा पनिशमेंट वाला जो पार्ट है इसको तो अच्छे से करना ही है। टेबल बना के आप अपने लिए एक नोट्स बना लें इसका। द करेक्ट आंसर इज 3 मंथ्स। 3 महीने की उसको इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट, if any tenant sublets, assigns or otherwise parts with the possession of the whole or part of an accommodation in contravention of the provision of clause B of subsection 1 of section 12, he shall be punishable with fine which may extend to 500 rupees, 1000 rupees, 2000 rupees या 3000 rupees। 12(1)(b) का अगर कॉन्ट्रोवेंशन हो रहा है तो कितना पनिशमेंट होगा? द करेक्ट आंसर इज 1000 रुपीज तक का, 1000 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है इसमें। नेक्स्ट, इफ एनी लैंडलॉर्ड, देखो इस टाइप के थोड़े से बड़े क्वेश्चंस होते हैं बट घबराना नहीं है, बहुत सिंपल होंगे ये। relates or transfer the whole or any part of any accommodation in contravention of the provisions of subsection 1 or subsection 2 of section 17 he shall be punishable with 17 clause 1 और 2। इनके प्रोविजंस का कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है तो कितनी पनिशमेंट होगी? Yes, the correct answer is imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine। 3 महीने की सजा हो सकती है या 1000 रुपए तक का फाइन या दोनों, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रवीन्स द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 39 और ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 40A ही शैल बी पनिशेबल विथ। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो कौन सा कॉन्ट्रवेंशन की बात हो रही है यहाँ पर? 39(1) या 39 क्लॉज 2 या 40A का 2, ठीक है। तो कितना पनिशमेंट होगा? इन प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन किया तो कितना पनिशमेंट होगा? यस, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 महीना या फाइन या 1000 रुपए तक का या दोनों। जो अभी रिसेंटली अभी हम पढ़ के आए बिल्कुल सिमिलर, 3 मंथ्स और 1000 रुपीज या बोथ। नेक्स्ट, cognizance of offense punishable under the accommodation control act can be taken by। जो ऑफेंस पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर में उसको कॉग्निजेंस कौन ले सकता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेशंस कोर्ट ओनली या हाई कोर्ट ओनली? जेएमएफसी, जेएमएससी, सेशंस कोर्ट ओनली या हाई कोर्ट ओनली? द करेक्ट आंसर इज जेएमएफसी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। Next, according to the provisions of section 44 clause 3 it shall be lawful for any magistrate of the first class, अभी हम पढ़कर आए हैं, to pass a sentence of fine exceeding on a person convicted of an offence punishable under this act। अभी जेएमएफसी तो हमने पढ़ लिया, कितने तक का फाइन लगा सकता है वो? 500 रुपीज, 1000, 2000 या 5000 रुपीज। जेएमएफसी हम पढ़ के आ चुके हैं, कॉग्निजेंस वही लेगा। कितना फाइन लगा सकता है? द करेक्ट आंसर इज 2000 रुपीज, 2000 तक का फाइन लगाया जा सकता है।
अगला, द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज आउटस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है किस रिस्पेक्ट में जो है मतलब अलाउ नहीं किया गया है कि सिविल कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर केस में, इन पर्टिकुलर केसेस में अपना क्षेत्र अधिकार एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मुझे पता है सबको अपना फेवरेट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अभी यहाँ पर। Yes, the correct answer is all of the above. Next question. Any person who attempts to contravene or abets the contravention of any order passed or deemed to have been passed under this act shall, अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है या अबेट करता है किसी भी ऑर्डर को, जो भी एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर जो इस एक्ट के अंदर पास किया गया, तो क्या माना जाएगा? अटेम्प्ट करता है या अबेट करता है तो क्या माना जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये माना जाएगा कि उसने उस ऑर्डर को एक्चुअली में कंट्रवीन ही किया है, चाहे वो अबेट करे या अटेम्प्ट करे, दोनों केस में यह माना जाएगा उसने खुद उस ऑर्डर को कंट्रवीन किया, उल्लंघन किया है। Who can make rules to carry out the purposes of MP Accommodation Act? कौन बना सकता है रूल्स इस एक्ट के पर्पस को पूरा करने के लिए? हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी या कलेक्टर? हर एक्ट का आपको ये पढ़ लेना चाहिए कौन किसमें रूल्स बना सकता है। बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ विद दिस पूरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं वो हम कवर कर चुके हैं। कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस एंड अब ध्यान रखना है एमपी अकोमोडेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। एक एक बार रिवाइज कर लें, इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें। बहुत जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने ये चारों पार्ट्स में कवर करवा दिए हैं। जिसने भी कोई सा भी पार्ट मिस किया है वो जाके देख सकता है। जाने से पहले एक रिमाइंडर कि भाई आप लोग सभी जो है एमपी के एस्पिरेंट्स हैं, एमपी का एग्जाम दे रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट बैच फॉर यू। अभी भी वक्त है, ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग माय कोड मधु11। अगर आपको प्रैक्टिस करना, दिस इज अ प्रैक्टिस बैच जिसमें आप स्पेशल आपको पूरा रिविजन मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, सब कुछ अवेलेबल होगा। आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। साथ में टेस्ट सीरीज भी अगर आप ज्वाइन करते हैं 299 की मेरा कोड यूज करने पर, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। 3 मॉक मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक जो पेपर का पैटर्न है उस अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो ये 5x85 नंबर है, इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है ये सेशन हेल्पफुल रहा है, आपको अच्छा लगा है, तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। और एग्जाम की तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से होनी चाहिए।